Namaste and welcome to Bodhi Samiksha. Bodhi Samiksha, our current affairs review sessions conducted live for you. सभी समसामयिकी घटनाओं का हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर पड़ता है। आज हम कुछ ऐसी ही घटनाओं को जो पिछले कुछ दिनों और कुछ हफ्तों में घटित हुई हैं देखेंगे, समझेंगे, स्क्रीन पे पढ़ेंगे और उनसे जुड़े गहराई से कुछ मुद्दों को समझने का प्रयास करेंगे। A lot of things that keep happening around us in this world, be it from society and culture, world politics, Indian politics, technology, business, whatever, has a direct or indirect bearing on our day-to-day lives. In Bodhi Samiksha, which is being brought to you by Bodhi Booster Knowledge Portal, and this is an absolutely free service, twice a month, we will be sharing such events with you and giving you some more detailed insights. तो आपको क्या करना है, बोधि समीक्षा नोटबुक बना लीजिए। बहुत मेहनत से कुछ घटनाओं को चुनकर हम आप तक लाए हैं। वैसे तो हजारों घटनाएं हैं, देयर आर न्यूमरस इवेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस एंड इट्स इम्पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल कवर द मोस्ट स्ट्राइकिंग वंस विच हेल्प अस क्रिएट अ पैटर्न। और इसकी मदद से यदि आप थोड़ा बहुत भी अखबार पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं या बोधि बूस्टर और बोधि न्यूज़ बराबर फॉलो कर रहे हैं, आपको बहुत लाभ होगा। हाउ विल बोधि समीक्षा हेल्प यू? नंबर 1, इट्स अ ग्रेट रिविजन टूल। आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। नंबर 2, यू कैन कीप चेकिंग योर सेल्फ एज टू हाउ मच यू नो, और जहाँ जहाँ गैप्स हैं उनको फिल कर लीजिए। नंबर 3, बोधि समीक्षा जो नोटबुक आपकी बनेगी वो आपके लिए हमेशा के लिए एक नॉलेज रिसोर्स हो जाएगा। नंबर 4, एग्जाम्स में सीधे सीधे ये इनपुट्स काम आएंगे। एंड नंबर 5, फॉर एनी ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू or a selection process which involves any kind of an interaction, I can assure you that Bodhi Samiksha will be priceless. So are we ready? बोधि समीक्षा नोटबुक के साथ, और दिमाग खुला है ना, और सारा फोकस स्क्रीन पे। तो हमारा अप्रोच क्या होगा, आइए अप्रोच देखते हैं। सबसे पहले बोधि समीक्षा में आपका फिर से स्वागत है। We will be taking up the review of major events, सभी प्रमुख घटनाओं का रिव्यू, insights that will go beyond the obvious and connecting the dots। हमेशा से हमारा लक्ष्य यही रहा है कि आपको अलग अलग बिंदु जो आपस में बिल्कुल डिस्कनेक्टेड दिखाई देते हैं उन्हें कनेक्ट करने की क्षमता प्रदान की जाए। और यदि आपने रेगुलरली बोधि समीक्षा फॉलो किया तो आपको यह स्किल जरूर मिलेगी। नीचे जो लिंक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं bodhibooster.com/p/samiksha.html, इसी पेज पर लाइव स्ट्रीमिंग हमारा चल रहा है और यहीं आप चैट भी कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस पेज को आप अपने पास बुकमार्क करके रख लें अपने ब्राउजर में। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, डाउनलोडेबल लिंक्स, उन सब की जानकारी इस पेज पर आपको हमेशा मिलेगी। इज दैट क्लियर? ग्रेट। यदि आपके किसी दोस्त ने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आप लाइव सेशंस पे उनका भी एनरोलमेंट कराएं, सो दैट वी कैन कीप सेंडिंग द SMS एंड ईमेल रेगुलरली। Brought to you by PT Education and PT's IAS Academy। आइए अब आज का काम शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा था, आपकी नोटबुक तैयार है। अब दो अप्रोच हो सकती हैं। 1, you are just watching the whole session live and enjoying it to the fullest। Great, I'm happy, हमारी मेहनत सफल है। यदि आपको खुशी हो रही है, आनंद मिल रहा है, तो क्या इससे बढ़िया बात हो सकती है। लेकिन यदि इसी खुशी और आनंद को थोड़ा स्थायी बनाना है, यू वांट टू रियली मेक इट परमानेंट, यू शुड मेक योर नोट्स। इट हेल्प्स यू फोकस ऑल योर एनर्जीज वेरी स्ट्रांगली ऑन द लर्निंग प्रोसेस। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग इट, बट इट्स माई ड्यूटी एज योर टीचर टू से दिस, हेंस आई कीप रिपीटिंग इट। कई लोग बड़े बोर हो जाते हैं कि अरे सर क्या बार बार, कोई बात नहीं। अप्रोच क्या होगी, देखिए स्क्रीन पर आपको डिफेंस एंड मिलिट्री की एक महत्वपूर्ण न्यूज दिख रही है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में लिख लें। आप हिंदी माध्यम के हैं, आप हिंदी में लिखें। दोनों माध्यमों के हैं तो दोनों में लिख लीजिए। सुपर ह्यूमन है आप, इतना सब लिख लेंगे एक बार में, बहुत अच्छी बात है। 1 by 1 द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, आप देख रहे हैं ना स्क्रीन बदलता जा रहा है। हम एक एक करके आपके साथ डिस्कस करेंगे और इस पे आपको इंसाइट्स देंगे। इज दिस अप्रोच एब्सोल्युटली क्लियर? ग्रेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। डिफेंस एंड मिलिट्री, हमारा पहला रिव्यू रक्षा एवं सैन्य इस क्षेत्र से होगा। जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कम से कम उतना लिख लीजिएगा। की पॉइंट्स रेज, ये मैं अलग से बताऊंगा।
After the incoming American Secretary of State, Rex Tillerson, ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे, suggested that Chinese access to islands in South China Sea be blocked. An enraged Chinese media said it will need nothing short of war to do it. तो ये एक बहुत बड़ी घटना है, इससे जुड़ी बहुत सी बातें अभी बताऊंगा आपको। आगामी अमेरिकी विदेश मंत्री, अमेरिका में विदेश मंत्री को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, फॉरेन मिनिस्टर नहीं बोलते हैं। रेक्स टिलरसन, ये नाम आपको याद रखने हैं। रेक्स टिलरसन एसो मोबिल के सीईओ रहे हैं, रूस के खास मित्र हैं, के सुझाव के बाद कि दक्षिण चीन सागर के द्वीपों में चीन के प्रवेश को रोक दिया जाए। चीनी मीडिया बड़ा नाराज हुआ, नाम तो है चीनी, मीठे नहीं है, लेकिन कि केवल युद्ध के माध्यम से ही ऐसा किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है युद्ध के माध्यम से? चीन को दक्षिण चीन सागर के द्वीपों तक जाने से रोका जा सकता है। Unless you wage a war against us, we will not be stopped. This is what the Chinese media is trying to tell the incoming Donald Trump administration. तो ये तो एक बेसिक घटना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट विल हैव अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन इंडियाज फ्यूचर एज वेल, स्ट्रेटेजिक फ्यूचर। की पॉइंट्स रेज्ड, यहां कौन से बड़े मुद्दे उठ खड़े हुए हैं, इतना आपने लिख लिया है। अब समझिए, डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन वेरी क्लियर अबाउट अ फ्यू थिंग्स। What are those few things? कुछ मुद्दों पे वो बड़े मुखर हैं। पहला, I will not allow, I as in Trump will not allow any country in the world to misuse America's benevolence. अमेरिका की भलमनसाहत का दुरुपयोग मैं किसी भी देश को दुनिया के नहीं करने दूंगा, न चीन को, न जापान को, न रूस को, न इसको, और मैक्सिको को तो बिल्कुल ही नहीं। सेकेंड, अमेरिका के राजनेताओं ने आज तक अच्छे सौदे नहीं किए। दे हैवंट डन गुड बिजनेस डील्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दैट इज व्हाई वी आर रनिंग सो मच ऑफ ट्रेड डेफिसिट्स। ये अपने आप में बहुत ही लोडेड आर्ग्यूमेंट है, इसके बहुत से विरोधी तर्क भी हो सकते हैं। तीसरा, आई विल नॉट लेट चाइना असर्व द टेरिटरी इन साउथ चाइना सी। दक्षिण चीन सागर में मैं चीन को टेरिटरी खाने नहीं दूंगा। असर्व, USURP। चीन भयंकर भड़का हुआ है, क्योंकि चाइना की सिंगल माइंडेड पॉलिसी अभी एक ही है, बिकम द अनडिस्प्यूटेड सुप्रीम पावर इन एशिया। पूरी तरह से भारत को दबा के रखा जाए, इसीलिए चाइना लगातार पाकिस्तान को प्रॉप अप करता है। नहीं तो पाकिस्तान की मजाल नहीं कि वो हमसे इस तरह आंखें मिला के बात कर सके नेगेटिवली। वी हैव ऑलवेज बीन फ्रेंडली। और यदि उसे सुप्रीम पावर एशिया की बनना है तो किसी भी तरह अमेरिका के प्रभुत्व को कम करना ही होगा। Now, America has had historically the Pax Americana structure. Pax Americana यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपने एलाइज की मदद से जिस तरह के गठबंधन किए थे, अपने मित्र देशों को सुरक्षा दी थी। दैट इज पैक्स अमेरिकाना। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पैक्स अमेरिकाना में सब लोग एक तो पैसा अपने बराबर दें। अभी तक सब लिटरली अमेरिका का फायदा उठाते हैं। दे हैव मिसयूज्ड द बेनेवोलेंस एज आई यूज्ड अर्लियर द वर्ड। तो अब और नहीं। और चाइना को इस बात से बहुत डर लग रहा है, इसीलिए वो जब भी नाराज होते हैं, चीनी डरते हैं, तो वो उनका जो एक मीडिया है, स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये बहुत ही टिपिकल है चाइना का। सो व्हेन यू रीड अ न्यूज लाइक दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी। ये जो कहानी चल रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, ये कहानी आने वाले दिनों, हफ्तों, महीनों में बहुत नए नए रंग ले सकती है। हम इस पे बहुत लगातार नजर बनाए रखेंगे। इज द होल आइडिया क्लियर? आपको क्या इसके पीछे का पूरा एक मकसद समझ में आया? हमने इसे क्यों समझाया? एक्सीलेंट, आगे चलते हैं। आपको जो लाइव चैट बॉक्स दिख रहा है, आपको इस लाइव चैट बॉक्स का यदि इस्तेमाल करना है तो आप जीमेल में लॉग्ड इन होने चाहिए और आपका यूट्यूब चैनल वाला फीचर एक्टिवेटेड होना चाहिए। हमने इंस्ट्रक्शन दिया है पेज पे, तो वो एक्टिवेटेड है, तो आप लाइव चैट शुरू कर दीजिए। हमारी टीम बैठी हुई है और आपके सवालों का जवाब हम कोशिश करेंगे देने के। हर सवाल का जवाब देना पॉसिबल नहीं है, बट यू कैन चैट लाइव विथ आवर टीम। मैं तो सेशन ले रहा हूं, मेरी टीम उसका जवाब देने का प्रयास करेगी। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। Speaking at a gathering of former Chief Justices, ex-diplomats, lawyers and constitutional experts, the Union Law Minister Ravi Shankar Prasad, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, wondered if the pictures of Hindu gods and idols would have been allowed to be placed in the constitution if it was being drafted today. The first draft had the same. है ना बहुत मजेदार खबर?
भारत के संविधान का जो पहला प्रारूप तैयार हुआ था, द वेरी फर्स्ट ड्राफ्ट, हर चैप्टर के साथ भारत के इतने समृद्ध इतिहास की एक तस्वीर रखी गई थी, नेचुरली हाथों से बनाई हुई। उसमें कहीं लंका पर विजय की तस्वीर थी, कहीं कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश देने की तस्वीर थी, कहीं गौतम बुद्ध की तस्वीर थी, कहीं सम्राट अशोक की तस्वीर थी। धीरे 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 ऐसा होता चला गया कि आजाद भारत में ये सारी चीजें समाप्त कर दी गईं। तो यहां पर एक सम्मेलन हुआ जिसमें लॉ मिनिस्टर, विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह कहा कि जब हिंदू देवी देवताओं के चित्र उस वक्त थे तो ऐसा क्यों हुआ कि सेक्युलरिज्म के नाम पे हमने धर्म को खत्म कर दो ये नीति अपना ली। अब इस पे बहुत अलग अलग मत हो सकते हैं। कई लोग ये कहेंगे बिल्कुल गलत है, ये बीजेपी वाले जो हैं ये पूरे देश को धर्मांध बना रहे हैं, ये झगड़े कराएंगे, ये दंगे यही लोग कराते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है ऐसा कहना। दिस इज नॉट वेरी करेक्ट टू से दैट, बिकॉज व्हेन यू लुक एट द भगवद गीता, द मैसेज ऑफ भगवद गीता इज इटर्नल एंड परमानेंट. इट इज नॉट अबाउट द रिलीजन. नाउ the bigger issue that Ravi Shankar Prasad has tried to raise is that, अब इसमें जो की पॉइंट्स रेज्ड है मैं उस पर आ गया हूं. ऊपर का तो आप ये पूरा लिख ही चुके हैं, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी का लिख लें, हिंदी वाले हिंदी का लिख लें. द की पॉइंट्स दैट हैव बीन रेज्ड हियर आर वी लिविंग इन एन एज ऑफ स्यूडो सेक्युलरिज्म. क्या हम छद्म पंथ निरपेक्षता के विश्व में आ गए हैं, भारत में कम से कम? क्यों ऐसा हो रहा है कि हिंदू धर्म की सारी अच्छी चीजों को भी एकदम से बुरा बताकर सिरे से नकार दिया जाता है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या सेक्युलरिज्म का यह मतलब था? अब देखिए, इसको दिमाग खोल के सुनिएगा. यदि द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट had those images, then the founder fathers of India's constitution, that is the constituent assembly members, definitely had no objection with those references. तो आजाद भारत में ये ऑब्जेक्शन किसे आया, क्यों आया, उससे क्या हासिल हुआ, एक्सेट्रा, ये बड़े सवाल उठाए गए हैं. यहां पर एक और बहुत अच्छी चीज आपको बताता हूं. देखिए, आपने निकोलो मैकियावेली का नाम सुना होगा, इटली के बहुत बड़े चिंतक विचारक 17वीं शताब्दी के. आपने कौटिल्य का नाम भी सुना होगा. कौटिल्य यानी चाणक्य ने आज से 2000 साल पहले अर्थशास्त्र लिखी थी. अर्थशास्त्र वॉज अ ट्रीटीज ऑन स्टेट क्राफ्ट, राज्य चलाने की कला. कई लोग ये भी कहते हैं दैट कौटिल्य वॉज नॉट वन मैन, it was a series of people who compiled it, and perhaps the credit historically has been given to one man called Kautilya Chanakya. That is okay, perfectly fine. अर्थशास्त्र एक इतनी इवॉल्व्ड किताब थी जिसमें सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, ड्यूटीज ऑफ अ किंग सब कुछ था, क्योंकि तब सम्राट अशोक का इतना बड़ा एम्पायर भी तो बना था. आज यदि हम वेस्टर्न फिलॉसफी को देखें तो ये सारी चीजें भारत के ऑफिशियल स्टडीज करिकुलम से हटा दी गई हैं, विच इज अनदर मूट पॉइंट दैट मेनी लॉ मेकर्स हैव रिपीटेडली रेज्ड. तो ये इसका व्यापक प्रश्न है. अब ध्यान रखिएगा, आप आजाद भारत के लोकतांत्रिक नागरिक हैं, आपके पास सारी सुविधाएं और फ्रीडम्स हैं. आप इसमें से किसी चीज से सहमत नहीं हैं, भरपूर असहमति जताइए, किसी को कोई तकलीफ नहीं है. Feel free to disagree and criticize. Nobody has a problem, but at least you should know the other side. I hope that point is clear. ये आपने लिख लिया, अर्थशास्त्र, कौटिल्य, वो सब नोट कर लिया होगा. आइए आगे चलते हैं. Now we come to a contemporary issue in society and culture. समाज और संस्कृति से जुड़ा एक हालिया मुद्दा देखते हैं. भारत के ही नोबेल विजेता हैं, बहुत ही गहराई से और गंभीरता से दशकों से काम करने वाले सज्जन कैलाश सत्यार्थी. बच्चों को इन्होंने बचाया है. ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेवियर्स ऑफ चिल्ड्रन. द नोबेल लॉरिएट कैलाश सत्यार्थी हैज रेज्ड अ वार्निंग फ्लैग एंड वार्नड that the newly launched 2000 rupees notes are being used to conduct human trafficking. This goes against government claims regarding human trafficking. बहुत गंभीर आरोप लगाया है इन्होंने. क्या लगाया है? कैलाश सत्यार्थी की चेतावनी है कि जो नए नोट आए हैं 2000 के, इनका उपयोग मानव तस्कर कर रहे हैं. तो सरकार के दावे क्या थे डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण के बाद? कि हमने टेररिज्म पे बहुत बड़ा अंकुश लगा दिया, हमने फेक करेंसी रोक दी और हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लगभग समाप्त किया.
टुडे व्हेन कैलाश सत्यार्थी, उनकी आवाज़ तो गलत नहीं मानेंगे ना, उन्होंने तो ज़मीनी स्तर पे बरसों से काम किया है, और वो झूठ क्या बोलेंगे और क्यों बोलेंगे, उनका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। जितना बच्चों के हित को भारत में कैलाश सत्यार्थी समझते हैं, उतना तो बड़े बड़े मिनिस्टर और पॉलिटिशियंस भी नहीं समझते होंगे, क्योंकि वो उनका फील्ड नहीं है, ये तो ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। तो व्हेन सत्यार्थी साहब सेज सच अ थिंग, देयर आर ह्यूज क्वेश्चंस विच ऑटोमेटिकली पॉप अप कि क्या वाकई में सरकार मानव तस्करी रोक पाई है, और क्यों मानव तस्करी हो रही है। तो अब समझिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। दूर दराज के गांवों से, छोटे छोटे शहरों से, और कई बार बड़े शहरों से भी छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को, 12, 14, 15, 16 साल के भी लड़के लड़कियों को, they are tempted with jobs and better monetary prospects in the bigger cities or some other city. Once they leave their home, either telling their parents or without telling them, उसके बाद वो इस पूरे माफिया के चंगुल में आ जाते हैं। बहुत छोटे हुए तो उनसे सड़कों पे भीख मंगवाई जाती है, कई बार उनके हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं इसके लिए। यस, ये जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल सच है, और ये बहुत कटु और बहुत भयानक सच है भारत का, आज के भारत का, 70 साल की आज़ादी के बाद। और यदि कोई लड़की है जिसकी उम्र 10, 11, 12, 13 साल से है, तो ये बिल्कुल तय है कि उसे प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में ज़बरदस्ती धकेल दिया जाएगा। कई बार पुलिस रेड में इन सबको बचा भी लिया जाता है, बट द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम इज सो ह्यूमंगस दैट a war footing kind of a project is now needed. Demonetization indeed had that as one of the very noble goals. But सत्यार्थी साहब ने इस पे जो उंगली उठाई है, ये थोड़ा हमें उदास और दुखी करने के लिए काफ़ी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक और बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ बहुत ज़्यादा होती है, ईस्टर्न यूरोप। पूर्वी यूरोप में जब से कम्युनिज्म का कोलैप्स हुआ और पूरा स्टेट का ढांचा तहस नहस हो गया, वहाँ जॉब्स की, एम्प्लॉयमेंट की बहुत कमी रही, वहाँ की महिलाओं ने बहुत भयानक अत्याचार सहे हैं। ईस्टर्न यूरोप, पूर्वी यूरोप, तो ये एक और आपके जीके के लिए काफ़ी है। आप चैट में, और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, हमारी टीम अवश्य उसका जवाब देगी। कॉर्पोरेट, आइए अब निगमित क्षेत्र से एक बहुत अच्छा करंट अफेयर्स लेते हैं। आप आज का अप्रोच हमारा समझ ही पा रहे होंगे। अप्रोच बहुत सिंपल है। अप्रोच ये है कि मैं आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूं और उससे जुड़े बहुत सारे मुद्दे 360 डिग्री समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप और हमें सजेस्ट करें हम क्या कर सकते हैं, यदि उतनी बैंडविड्थ हुई तो हम जरूर करेंगे। ओके, फोक्सवैगन लिखते हैं वोक्सवैगन, बोलते हैं फोक्सवैगन। हाय रे अंग्रेजी, वैसे तो है जर्मन। हैज प्लीटेड गिल्टी इन द मैसिव एमिशन स्कैंडल दैट रॉक्ड द वेस्टर्न वर्ल्ड। इट हैज अग्रीड टू पे मोर देन $4 billion टू सेटल द मैटर। फोक्सवैगन ने एक बहुत बड़े उत्सर्जन घोटाले में दोष स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई गलती हुई, झूठ बोला। मामले के निपटाने के लिए उन्होंने बोला कि हम $4.3 अरब के भुगतान कर देंगे। वो 4 डैश नहीं है, $4.3 अरब हिंदी में है। ये पूरा मामला है क्या, फोक्सवैगन ने क्या किया था, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और आपको कुछ और बड़े डीप पॉइंट समझ में आएंगे। पेट्रोल एंड डीजल, these are the two prominent ways the vehicles can be run. In the Western world, diesel is not a very particularly liked fuel, but Volkswagen had been pushing it a lot. In all the vehicles that Volkswagen would be making, एक ऑटोमेटिकली ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो पूरी एमिशंस की टेस्टिंग लैब्स में करते हैं। कोई भी गाड़ी, किसी भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर की, इंडिया हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, वहाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वहीं सबसे बड़े स्कैंडल्स निकल के आ रहे हैं। उस हिसाब से तो भारत बहुत अच्छा निकल रहा है। सबसे पहले कई हफ्तों तक उन गाड़ियों के प्रोटोटाइप मॉडल्स की लेबोरेटरी में टेस्टिंग होती है और उसमें सॉफ्टवेयर लगे होते हैं जो पूरा हर तरह से एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, आप एड्स में पढ़ती होंगे ना, अंडर टेस्टिंग कंडीशंस, तो ऐसा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। क्या कार्बन एमिशन हुआ ये देखते हैं। अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक इतना बड़ा मुद्दा बन गया, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैं तो मानता ही नहीं कि क्लाइमेट चेंज हुआ, ये तो चीनी साजिश है हम लोगों के मैन्युफैक्चरिंग को खत्म, तो वो एक अलग ही मुद्दा है। तो क्लाइमेट चेंज के चलते एमिशंस को लेके कोई कंपनी यदि झूठ बोलती है तो वो बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। व्हाट फोक्सवैगन डिड वाज, इट हैज नॉट एक्सेप्टेड दैट वी हैव डन इट फॉर मेनी इयर्स। दे वर मैनिपुलेटिंग द सॉफ्टवेयर and all the results were fudged। तो वो जो बताते थे कि हमारा कार्बन एमिशन इतना है, वो दरअसल उससे कहीं ज्यादा होता था।
अब ऐसे तो लाखों लाखों व्हीकल्स इन्होंने बेच दिए, लोगों ने यूज भी कर लिए अंडर द फॉल्स इंप्रेशन दैट दे आर यूजिंग व्हीकल्स मेड बाय वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स। और वो झूठ कैसे बोलेगा, तो उसने तो झूठ बोला। फाइनली ये पूरा भांडा फूटा और तब द वेस्टर्न वर्ल्ड रियलाइज, टोयोटा के साथ भी बहुत बड़ी क्राइसिस पहले आई थी, सेल्फ एक्सीलरेटिंग जो उनके ब्रेक नहीं लगते थे और बल्कि एक्सीलरेशन हो जाता था और उसमें कई लोग मारे गए, तो टोयोटा ने बहुत सालों तक तो माना ही नहीं और फिर माना और बहुत बड़ा उसका उन्होंने हर्जाना भी चुकाया। Almost all the big auto manufacturers have been caught in some or the other very dicey scandal. This raises very big questions and issues regarding the whole corporate model itself. कि क्या क्वार्टरली प्रॉफिट्स दिखाने की होड़ और जद्दोजहद और स्ट्रगल वाकई में सही है? तो Volkswagen emission scandal raises huge issues regarding the veracity, truthfulness of laboratory testing and the entire administration of these countries regarding automobiles. ये बड़ा मुद्दा समझ में आया। तो कई बार जब हम कहते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार है, भारत में भ्रष्टाचार है, दिखता भी है, उसका स्वरूप भी है और हम सबके जीवन को वो टच भी करता है, लेकिन Volkswagen ने तो पूरे अमेरिका में इतने बड़े स्तर का भ्रष्टाचार कर दिया और उसकी बहुत सारी आंच भारत पे भी आई है। आई होप दिस इज क्लियर। ग्रेट। Defense and military. In a scathing indictment of the BSF officers in the Hum camp near Srinagar airport, shopkeepers allegedly said that they benefited from cheap petrol, diesel, food and vegetables that the officers themselves sell in the market. Very damaging feedback. तो श्रीनगर हवाई अड्डे के पास की सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों पर सीधा आरोप वहाँ के दुकानदारों से जब मीडिया ने पूछा कि ये लोग तो सब कुछ सस्ते में बाहर हमको बेच देते हैं, तो जवानों तक वो सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं। In India, where we attach a religion level of respect with our security forces and for very right reasons, भारत की सेनाओं ने, अर्धसैनिक बलों ने, be it the militaries or the paramilitaries, उन्होंने हमेशा बिना अपने जान की परवाह किए देश की सुरक्षा की। इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ऑफिसर्स हों, सोल्जर्स हों। बट इफ सच एलिगेशंस आर रेज्ड, तो बड़े सवाल क्या उठते हैं इसमें? व्हाट आर द रियल बिग इश्यूज दैट कम अप? First and foremost, the government must conduct transparent inquiries. अब इसमें जिन्होंने शिकायत की, सोशल मीडिया पे वीडियोस अपलोड किए वगैरह वगैरह, बहुत सारे इशू, आप उन्हें दबा सकते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन उससे मोराल टूटेगा। मोराल दो अलग अलग शब्द। मॉरल यानी नैतिक और मोराल यानी अंदर की उत्साह की भावना। सरकार को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी बिठाकर पता करना चाहिए कि हुआ क्या। यदि कुछ ऑफिसर्स हैं जो भ्रष्ट हैं, बिल्कुल पकड़ना चाहिए, नेमिंग एंड शेमिंग होनी चाहिए। डीमोनेटाइजेशन में 135 करोड़ भारतीयों को तकलीफ हुई, सबने उस यज्ञ में आहुति दी, खुशी खुशी आहुति दी, कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम ये उम्मीद करके बैठे हैं कि हमारी सरकार अब भ्रष्ट लोगों को भारी दंड देगी। अभी तक वैसा होना शुरू नहीं हुआ है। इट शुड हैपन। People will support the government if it does it, and it should do it in a very transparent and a very objective manner. ये इससे उठते बड़े सवाल हैं। I hope you have understood that. Demonetization, विमुद्रीकरण पर आ जाते हैं, इसे कैसे छोड़ेंगे? नीति आयोग चीफ अमिताभ कांत, मेक इन इंडिया के भी ये बहुत बड़े आइडिया क्रिएटर रहे हैं, has predicted that Aadhaar and UPI based payments will make cards and point of sale machines irrelevant soon. But digital payment solution providers and POS machine makers have rejected this idea. एक और नीति आयोग के प्रमुख अमिताभ कांत, जो मेक इन इंडिया में भी बहुत विचार जिनके सीधे सीधे मोदी जी ने इम्प्लीमेंट किए, वो कह रहे हैं कि आधार और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई पता है ना आपको, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बहुत जल्दी कार्ड्स और पीओएस पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स को अप्रासंगिक बना देंगे। लेकिन कार्ड बनाने वाली कंपनियां, यानी कार्ड सेल करने वाली कंपनियां, द कार्ड कंपनीज, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड एंड पीओएस मेकर, से कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इतना जल्दी कुछ भी नहीं बदलने वाला है, बहुत सालों तक ये ऐसा ही चलेगा। आई होप दिस डेवलपमेंट इज क्लियर टू यू। अब इससे जुड़े बहुत सारे मुद्दे मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है।
एकीकृत भुगतान इंटरफेस या अंतराफलक। यूपीआई जिन टेक्नोलॉजीज पे बना है उसे कहते हैं इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक यानी स्पेसिफिकली भारत के लिए बनाई गई ऐसी फाइनेंशियल और पेमेंट टेक्नोलॉजीज का एक पूरा समूह, होल सेट ऑफ सच टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर पूरा यूपीआई बना है, जिसपे से एप्लीकेशंस निकलेंगे। भीम इज बेस्ड ऑन दैट ओनली, BHIM। तो BHIM का फुल फॉर्म क्या है ये आपको पता ही होगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, चैट में बताइए। सो यूपीआई विच इज बिल्ट ऑन इंडिया स्टैक एंड नाउ न्यू एप्लीकेशंस कमिंग आउट ऑफ इट। अमिताभ कांत साहब का ये एक ऑप्टिमिस्टिक अनुमान है कि हम इसकी मदद से सारे ये जितने भी पीओएस और कार्ड्स और ये हैं ये खत्म कर देंगे। ये बेसिक प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? जो MDR का झगड़ा चल रहा है, मर्चेंट डिस्काउंटिंग रेट या ट्रांजैक्शन डिस्काउंटिंग रेट। पेट्रोल पंप का सारा झगड़ा हुआ, जैसे ही पेट्रोल पंप डीलर्स ने बोला 1% आप हमारे इस पे से काटेंगे, हमें तो कार्ड ही नहीं लेना, तो रातों रात फिर सरकार को सबको बिठा के उसका सेटलमेंट निकालना पड़ा। फाइनल सेटलमेंट अभी तक नहीं आया है। सो व्हेन नीति आयोग चेयरमैन सेज दिस और चीफ सेज दिस, maybe there are still questions which are unanswered। अभी ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम और एकदम से किसी के भी कहने से नहीं जाया जा सकता। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, नरेंद्र मोदी जी जब एक विदेश यात्रा पे जा रहे थे तब प्लेन में उनके साथ अमिताभ कांत साहब बैठे थे और उसमें ये पूरा कंसेप्चुअलाइज किया गया था और उसकी काफी आलोचना कई लोगों ने उस वक्त भी की थी, लेकिन उसने ओवरऑल तो रिजल्ट ठीक ठाक दिए हैं। तो ये लिख लिया है आपने। तो विमुद्रीकरण से जुड़े ये अब सेकेंडरी और टर्शरी जो मुद्दे निकल कर आ रहे हैं वो ये हैं। ओके, आगे चले। डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इसमें मैं आपको और बहुत सारे इंसाइट दूंगा, पहले आप इसे लिखिए। द चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद TCA अनंत ऑफ द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएंगी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और इनके चीफ है TCA अनंत। इन्होंने क्या कहा? उनसे ये पूछा गया कि ओवरऑल डीमोनेटाइजेशन का भारत के GDP पे क्या असर होगा। उन्होंने कहा दैट सो फार वी डू नॉट हैव इनफ सॉलिड डेटा टू बी एबल टू मेक अ फाइनल लेवल प्रेडिक्शन एज टू व्हाट इम्पैक्ट देयर वुड बी। तो GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद पर नोटबंदी के प्रभाव के बारे में उन्होंने कहा कि अभी और कई महीने लगेंगे जब हम वास्तविक आंकड़े हमारे फॉर्मूले में डाल के आपको बता पाएं कि नोटबंदी से GDP पे क्या असर आएगा। Okay, now let us see some of the other issues. A lot of criticism in demonetization has been about what kind of a drop in GDP are we likely to see. मनमोहन सिंह साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि दिस इज अ होलसेल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड्स और ये तो मॉन्यूमेंटल मिसमैनेजमेंट है। वो ठीक है, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी था और 2% तक GDP गिर सकता है। एम्बिट कैपिटल वगैरह के रिसर्च ने तो इससे भी ज़्यादा कि 2, 2.5, 3, 4% गिर सकता है, उसी रेंज में कहा था। और दूसरे कई लोगों ने यह कहा है कि 0.2%, 0.5%, 0.6% गिर सकता। तो एक्चुअली क्या होगा, वन डजंट नो, इट विल टेक अ फ्यू मोर वीक्स बिफोर वी कम टू नो। इससे जुड़े विवाद क्या क्या चल रहे हैं। पहला विवाद यह चल रहा है कि भारत सरकार ने जो बेस ईयर कैलकुलेशन था वो 3 साल पहले बदल दिया, जिसके बाद अचानक से GDP में एक जंप दिखा। तो GDP में जो जंप दिखा तो कई लोगों ने यह क्रिटिसाइज किया कि दिस इज एन आर्टिफिशियल बंपिंग अप विच हैज हैपेंड बिकॉज द गवर्नमेंट हैज चेंज द बेस ईयर। तो हमें जरूर बताइएगा कि पहले बेस ईयर क्या था, 2003-4 था, 2004-5 था, और बाद में क्या हुआ, 2010-11 हो गया या 11-12 हो गया, और उस हिसाब से अचानक से GDP की ग्रोथ रेट ज्यादा दिखने लगी। बट द NDA गवर्नमेंट वाज नॉट टू बी ब्लेम बिकॉज दिस डिसीजन हैड बीन टेकन अर्लियर ड्यूरिंग द UP रेजिम इटसेल्फ। तो वो एक डिबेट चल ही रही है। कौन सी डिबेट? वेदर इन द पास्ट 4 years the GDP growth rates of India have been true or not. Now this demonetization thing has totally added a new variable to that debate, and as of now there is no final authentic answer on that. I hope समझ में आ गया।
CSO is that organization which handles all these top macroeconomic figures, और इस पर ये सवाल कई बार आते हैं. Demonetization, विमुद्रीकरण. The RBI has asked for some more time to make public the final amount and value of scrap notes deposited after 8th of November in the banks. पहले RBI ने कहा था 50 दिन खत्म होते ही हम आपको सारे आंकड़े दे देंगे, लेकिन RBI ने अभी तक फाइनल लेवल के आंकड़े जारी नहीं किए हैं. क्या क्या मुद्दे यहां पे उठते हैं? इफ इंडिया हैड मोर देन 15 लाख करोड़ रुपीज ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 500 and 1000 रुपी नोट्स, पहले शुरुआती कुछ दिनों में सरकार और बहुत से एक्सपर्ट्स ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई बार कहा, सरकार और आरबीआई ने डायरेक्टली कभी नहीं कहा, जितना पैसा वापस नहीं आएगा उतनी लायबिलिटी आरबीआई की एक्सटिंग्विश होगी, तो वो एक बाउंटी मिलेगी सरकार को. इट वुड बी अ गिफ्ट टू द गवर्नमेंट विच कैन बी देन यूज्ड इन मल्टीपल वेज. बाद में आरबीआई ने खुद इस बात को ही खारिज किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है. द प्रेजेंट सिचुएशन इज दैट बिकॉज द एग्जैक्ट अमाउंट इज नॉट नोन and skeptics are saying that practically the entire value has come back, so there will not be again more than 40 or 50 or 60,000 crore rupees out of the several lakh crore rupees. तो फिर इतना पेन दिया ही क्यों जनता को? ये अब स्केप्टिक्स ने कहना शुरू किया. हो सकता है कल को भारत सरकार बजट के दौरान एग्जैक्ट फिगर्स बता दे, इकोनॉमिक सर्वे में एग्जैक्ट फिगर्स बता दे. दैट इज स्टिल टू कम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, सो दैट रिमेन्स टू बी सीन. हाउएवर, इतना जरूर कहेंगे, इफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया aided by the finance ministry maybe would have issued a regular communication, तो ये जो क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस आ गई ये नहीं आती. बहुत बड़ी क्राइसिस यहां से आई कि कम्युनिकेशन साइलेंस हो गया. It was only Shaktikant Das Sahab who was releasing, the finance secretary who was releasing the notifications and the orders and the instructions, and the RBI for many days was in the background. In this kind of a monetary exercise, along with Shaktikant Das, if the RBI would have been present visibly, बहुत से सवाल जो आज लोग शक से उठा रहे हैं शायद वो नहीं उठाए जाते. तो कम्युनिकेशन का एक थोड़ा सा मिनी क्राइसिस तो रहा है. आई होप द ब्रॉडर साइड इज क्लियर. बैंकिंग एंड फाइनेंस. अब इसी क्षेत्र से जुड़ा एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चलते हैं. सो नाउ इंडिया हैज अ बैंकिंग ब्यूरो बोर्ड. भारत में एक बैंकिंग ब्यूरो बोर्ड है और इसके जो बॉस हैं, चेयरमैन हैं, वो एक्स कैग हैं विनोद राय. विनोद राय साहब वही जिन्होंने सबसे बड़े बड़े स्कैम्स, कोयला घोटाला और 2G घोटाला वगैरह उजागर किया था. चेयरमैन ऑफ बैंकिंग ब्यूरो बोर्ड एंड द एक्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज सेड दैट द पीएसयू बैंक चेयरमैन विल हैव बेटर पे पैकेजेस नाउ, और साथ ही उनको बहुत सारे ईसॉप्स बोनस भी हम देंगे और कम से कम 6 साल उनको उस पद पे रखा जाएगा. उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होगा. अब इसका बैकग्राउंड समझिए. When the Banking Bureau Board says such a thing, इसके पीछे का आशय क्या है? Attracting the best talent that would otherwise be lost to the private sector. You want the best talent because in India, the growth of commercial credit to the industrial sector has been constantly reducing in the past 8 years. बैंक जितना भी डिपॉजिट्स लेते हैं, जब तक वो कंपनियों को, एंटरप्राइजेस को, इंडस्ट्रीज को आगे लेंड नहीं करेंगे तो प्रॉफिट कहां से आएगा? और लेंडिंग हैज टू बी वेरी वेरी कॉशियसली डन कि गलत लोगों को लेंडिंग नहीं हो जाए, नहीं तो एनपीए खड़े हो जाते हैं जैसे कि हुए. बिकॉज द बैंक्स आर सैडल्ड विथ ह्यूज एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, क्योंकि आज भारतीय बैंक गैर उत्पादक आस्तियों के बोझ के तले डूब के मर रहे हैं. कई बैंकों की तो हालत ये हो गई थी कि ऑलमोस्ट खत्म होते हैं. और ये भी आरोप है कि विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन एनपीएस के चलते लाया गया. गवर्नमेंट ने ऐसा एक बार भी नहीं कहा, ये हम कह रहे हैं, ऐसा कई आलोचकों ने कहा, उसकी समरी आपको बता रहे हैं. सो यू वांट द बेस्ट ऑफ द टैलेंट्स टू कम टू द पब्लिक सेक्टर बैंक, सो दैट जो गलतियां पहले हुई जिसकी वजह से एनपीएस बने वो आने वाले समय में नहीं हो. क्योंकि यदि वही गलतियां होती रहेंगी तो बैंक तो बार बार डूबते रहेंगे. ESOPs. What is this ESOP? ESOP कहते हैं इसको. This is called Employee Stock Option Plan. Employee यानी कर्मचारी, Stock Option यानी अंशधारिता, प्लान यानी योजना. तो जो बैंकों के शेयर हैं उसमें से कुछ शेयर इनको दिए जाते हैं ताकि वो अपने आप को उस बैंक का ओनर, so there is an ownership feeling which is created.
So when I say ESOPs are given usually by private sector companies. Like McDonald's issues a lot of ESOPs to everyone down the line worldwide. And many other companies, almost all the IT companies do that for at least a certain level of seniority. कुछ एक वरिष्ठता के क्रम पे तो सभी IT कंपनी से करती हैं ताकि सब में एक ओनरशिप की भावना है. तो रोज सुबह उठ के आप पेपर देखोगे कि आज शेयर वैल्यू कहाँ गई. अब शेयर वैल्यू बढ़ती है when the market estimates the future potential of a company. शेयर प्राइस जो होती है किसी भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी की, प्राइवेट कंपनीज की तो होती नहीं शेयर प्राइस, लिस्टेड तो होती नहीं है पब्लिक लिस्टेड. इट इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ द कॉन्फिडेंस द मार्केट हैज इन द फ्यूचर ऑफ दैट कंपनी. कंपनी के भविष्य लेके बाजार को क्या आशा है. तो हर आदमी इन्वॉल्व होकर काम करता है. ईसॉप के पीछे का लॉजिक ये है. तो इस पूरे में आपको ये समझ लेना चाहिए कि भारत सरकार बहुत सीरियस है बैंकिंग सेक्टर को, खासतौर पर पब्लिक सेक्टर बैंकिंग को बहुत मजबूती देने के लिए. ये समझ में आ गया आपको? वेरी गुड. वर्ल्ड पॉलिटिक्स. आइए विश्व राजनीति की ओर रुख करें. हमारे परम मित्र चीन और पाकिस्तान की बात करते हैं, जिन्होंने हमेशा भारत के लिए कितना त्याग किया है. हर बार भारत को उन्होंने गले लगाया है प्यार से. हर त्योहार हमारे साथ मनाया है. हमारी हर विजय पर खुशियां और पटाखे फोड़े हैं. अलग तरह के फोड़े हैं, लेकिन जैसे फोड़ने चाहिए वैसे नहीं फोड़े. India asserted that China must hear the voice of the world on terror in response to repeated blocks by it on the UN banning Pak citizen and Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar. इसको मैं थोड़ा व्यापकता में समझा देता हूँ. चीन द्वारा पाकिस्तान के नागरिक और जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिबंधित किए जाने की भारत की मांग के मामले में बार बार रुकावट डालने के बाद दृढ़तापूर्वक भारत ने कहा चीन को विश्व की आवाज सुनना चाहिए, एक तरफा यूनिलैटरली नहीं करना चाहिए. इसको प्रॉपरली लिख लीजिएगा. सो इंडिया इज नॉट डायरेक्टली कन्फ्रंटिंग चाइना एंड रिमाइंडिंग इट कि आपके यहां जैसे मिलिटेंट प्रॉब्लम शिनजियांग प्रोविंस में पाकिस्तान की ओर से अब आप फेस करने लगे हो, and you have even publicly accepted it now. तो भारत में इतने बड़े बड़े कांड इन्होंने कर दिए पाकिस्तानी टेररिस्ट ने, आप समझते क्यों नहीं हो? दिस इन अ वेरी क्रूड लैंग्वेज इज व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू टेल चाइना. अब इससे जुड़े कुछ और मुद्दे समझ लीजिए. ओके. चीन इतना एग्रेसिव भारत के साथ क्यों है? जब से शी जिनपिंग साहब ने सत्ता संभाली है 2012 से, अब उन्हें पता है 10 साल तो उनके हाथ में सत्ता रहेगी. भारत की एक और बहुत बड़ी रिलेटिव कमी है, हमें हर 5 साल में चुनाव होते हैं, तो किसी भी सरकार को 3.5 साल से ज्यादा का समय मिलता नहीं अच्छे से काम करने. इन चाइना यू हैव अ मिनिमम ऑफ 10 years, एंड विद शी जिनपिंग साहब इट इज बीइंग सेड दैट ही मे एक्चुअली वांट टू स्टे ऑन बियॉन्ड दैट, अ सेपरेट इश्यू ऑल टुगेदर. China after 2012 made a very clear policy. We have to dominate entire Asia. One belt, one road project. हर तरफ रेलवे लाइन बिछा दो, हर तरफ प्रोजेक्ट्स बना दो, सीधे इंडियन ओशन में घुसो, वगैरह वगैरह वगैरह. भारत के लिए ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक थ्रेट है, बिकॉज इंडियन ओशन इज आवर्स. इंडियन ओशन एंड इंडियन पेनिनसुला, जमीन का वो बड़ा टुकड़ा जो समुद्र में निकला रहे, दैट्स अ पेनिनसुला. प्रायद्वीप हिंद महासागर में हम किसी भी और को प्रभुत्व जमाने नहीं दे सकते, नहीं देना चाहिए. सब कुछ खत्म हो जाएगा नहीं तो. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे इसीलिए हमारा ट्राई सर्विसेज कमांड है. तीनों सेनाओं का एक एकीकृत कमान भारत में अंडमान निकोबार में बनाया गया, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पहले वो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है. चाइना बार बार पाकिस्तान को प्रॉप अप करता है सो दैट इंडिया का बैंडविड्थ खर्च होता रहे. भारत का पूरा ध्यान उस पर लगा हुआ है. हम अपनी प्रोग्रेस की और दूसरी बातें कर नहीं पाते, बिकॉज अल्टीमेटली बैंडविड्थ फॉर एनीथिंग, एनी गवर्नमेंट, एनी फॉरेन सर्विस इज लिमिटेड, इट इज नेवर इनफाइनाइट. यूनाइटेड नेशन में अब भारत ने क्या रुख अपनाया है? यदि मसूद अजहर नहीं तो उसके भाई, उसके बेटे, जितने भी ऐसे लोग हैं जो इससे जुड़े हैं, भारत सबके नाम आगे बढ़ा रहा है फॉर बीइंग डिक्लेयर्ड एज अ बैंड एंटिटी फॉर इन्वॉल्वमेंट इन टेरर. लेट चाइना रिफ्यूज एवरी नेम. तो भारत की अब रणनीति यह हो गई है कि चीन को सबके लिए मना करने दो. अल्टीमेटली चाइना विल रियलाइज दैट इट इज नॉट अ गुड आइडिया, इट शुड नॉट डू इट.
और आने वाले समय में यदि ट्रंप साहब चीन पे थोड़ा सा भी कड़ा रुख अपना लें, द बिगेस्ट कोलैटरल बेनिफिट विल कम टू अस इंडिया. इट रिमेन्स टू बी सीन, अभी तो बहुत कुछ होगा. द डाइस इज नॉट येट रोल्ड. तो ये ब्रॉडर कंटेक्स्ट आपको समझ में आया इसका? ओके. इंडियन पॉलिटिक्स में आइए. द टॉप लीडर ऑफ द एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, Sharad Pawar, will move court against social activist Anna Hazare after Hazare Sahab named Sharad Pawar in a public interest litigation in an alleged 25,000 crore sugar cooperative factory scam. शरद पवार साहब जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने ये कहा है कि मेरे खिलाफ जो ये पीआईएल हजारे साहब ने लगाई है 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले में मैं इन्वॉल्व हूं ऐसा करके, ये सब झूठ है और मैं इनके ऊपर केस करूंगा. ये पूरा मामला है क्या? शुगर कोऑपरेटिव फैक्ट्री स्कैम. अन्ना हजारे साहब का ये कहना है कि जो फैक्ट्रियां अदरवाइज अच्छी चल रही थीं उन्हें बैंकरप्ट करवा के सस्ते दामों पे बेच के उससे इनडायरेक्टली 25,000 करोड़ का फायदा उठाया गया. दिस इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टेक्निकल स्टोरी एंड दोज हु हैव बीन द मास्टरमाइंड बिहाइंड इट शुड बी पुल्ड अप बाय द जुडिशरी. कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया and the cooperative sector as such works wonderfully well in many states. Amul is a cooperative company. Amul जो कि आनंद मिल्क मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड है, AMUL, वो जिस तरह से सहकारिता के क्षेत्र में उसने प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को एम्पावर किया, वो अपने आप में एक इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है. नेस्ले जैसी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स अमूल को चाह के भी हिला नहीं पाई. एंड इट्स अ ग्रेट स्टोरी, सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया. एट द सेम टाइम, in many cooperative banks, the local political bosses have a complete control. डीमोनेटाइजेशन होने के बाद भारत सरकार ने और आरबीआई ने इसीलिए कोऑपरेटिव बैंक्स में नोट्स एक्सचेंज पे सबसे पहले पाबंदी लगाई थी, क्योंकि सरकार को यह पता था कि सारा ब्लैक का पैसा कोऑपरेटिव्स के थ्रू लॉन्डर कर दिया जाएगा. LAUNDER, लॉन्ड्रिंग. नाउ when it says that it would be laundered in the cooperative banking sector, that basically means that यदि भारत सरकार ये चाहे तो इन कोऑपरेटिव बैंक्स पे और इन सभी कोऑपरेटिव कंपनीज पे निश्चित तौर पे शिकंजा कस सकती है. सो द बिग अनआंसर्ड क्वेश्चन हियर इज, व्हाई हैज the government of India never done it in a very very effective and a strong way? भारत सरकार ने ये बंदिशें क्यों नहीं लगाई हैं? देखिए, अल्टीमेटली सरकार को चलाते कौन हैं? सरकार को चलाने वाले हैं जिनकी इस कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत गहरी पैठ होती है. एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस, ब्रांडिंग कई बार बदली इसकी 2004 से लेकर 2012 के बीच में, उसने बहुत बड़ी मात्रा में प्लेन्स खरीदे, वाइड बॉडी प्लेन्स. उस पे लेके अलग से केस दायर हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच 2013 से उसमें चल रही है, उसमें सीबीआई को बोला है कि आप जून 2017 तक वो जांच कंप्लीट कर लीजिए. द एलिगेशन देयर इज ऑन अनदर लीडर ऑफ एनसीपी इटसेल्फ, श्री प्रफुल्ल पटेल. व्हाट इज द एलिगेशन? दैट समहाउ ही बेनिफिटेड indirectly or directly. वो अपने आप में एक अलग कहानी है, हम उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे. When the top political leaders they get involved in these kind of activities, then big questions regarding the institutional strength of the Indian governance are raised. और हो सकता है ये लोग इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा. But these are rather some of the inconvenient questions which have arisen over the past few months. Okay? आगे चले इसमें. Society and culture. Now all of us have heard about what happened on the New Year Eve in Bangalore and later on in Delhi itself. In Bangalore and Delhi, the key points raised, पहले तो आप ये लिख लीजिए. Shocking revelations through camera footage exposed Bengaluru's dark side as women got molested in large numbers on the New Year Eve. Police were ineffectual but claimed they are silently working to catch the culprits. और ये बाद में तो उन्होंने कईयों को कैच भी किया और कईयों का भी कैच नहीं किया है. बहुत बड़े सवाल हमारे समाज के पूरे ढांचे को लेकर यहां पर उठ रहे हैं. दिस इज नॉट जस्ट अबाउट वन ईव टीजिंग और मोलेस्टेशन केस.
दिस इज अबाउट अ वेरी स्ट्रक्चरल इशू इन इंडियन सोसाइटी। आज़ादी के 70 साल बाद भी आज, ये पूरा पॉइंट आप लिख लीजिएगा, जो महिलाओं की स्थिति है, ऐसा क्यों हुआ है? द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज ऑल द फंडामेंटल राइट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ race, religion, gender, creed, caste, whatever. But in reality, when those promises come down to the ground, the gaps are very, very large. महिलाओं की स्थिति भारत में लिटरली सेकेंड या थर्ड ग्रेड सिटीजन्स की है। इसके लिए क्या क्या कारण जिम्मेदार हो सकते हैं? कम से कम ऐसे 5 बड़े कारण आप लिखने का प्रयास कीजिए। व्हाट आर द स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल रीजंस व्हाई despite 70 years of freedom and despite some very strong political leaders, women, इंदिरा गांधी जी हैं और आज इतने बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स जो who are really influential and powerful, why is that not transforming in the form of empowerment in the lives of an ordinary Indian woman? एक आम भारतीय महिला के लिए सशक्तिकरण क्यों नहीं हो पा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क पर अपने बहुत ही कठिन, एक बहुत कड़ा निर्णय जो दिया था, इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट, उन्होंने विशाखा जजमेंट में ये बताया था कि किस तरह से सेक्सुअल हैरेसमेंट से डील करने के लिए कमिटीज होनी चाहिए। भारत की एक बहुत बड़ी संस्थान के बहुत बड़े व्यक्ति खुद उसमें फंस गए। टेरी, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कौन है उसके बॉस, जिन्हें बाद में वो पद छोड़ना भी पड़ा, हालांकि उन पर अभी तक कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं हुई है। A 28-year-old researcher directly levied the charges that she is being harassed for months together. उस बात को 2 साल से ज्यादा हो गया है, but that gentleman has not been finally pulled up. तो वो गलियों से निकलते जा रहे हैं। सच्चाई यही है। So whether it is a molestation on the street or whether it is inside the confines of an institution or corporate, हमें संस्थागत तरीके से चीजों को ठीक करना पड़ेगा, और ये सवाल ऐसे हैं जिन्हें और टाला नहीं जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ध्यान से संविधान और कानून या विधि और कानून इसको लिख लीजिए, इस पे बहुत अच्छी इंसाइट्स हैं। जस्टिस J.S. खेहर was sworn in as the 44th Chief Justice on the 4th of January. He is the first Chief Justice of the Supreme Court from the Sikh community. तो सिख समुदाय से भारतीय उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश बनने वाले पहले न्यायमूर्ति हैं J.S. खेहर। तो वो 44वें प्रधान न्यायाधीश हैं। इससे जुड़े बहुत सारी बातें आपको बताता हूं। इसी वक्त भारतीय वायुसेना के प्रमुख भी एक सिख सज्जन ही बने हैं, धनोआ साहब। मनमोहन सिंह साहब उस पद को, प्रधानमंत्री पद को सुशोभित पहले ही कर चुके हैं। सो द सिख कम्युनिटी हैज बीन एन एब्सोल्युटली पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स इंडियाज कॉज। The broader issue here is the ongoing struggle between judiciary and executive in India. भारत में भारतीय सरकार यानी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर भी कह सकते हैं, और जुडिशरी यानी न्यायपालिका के बीच पिछले कई वर्षों से बहुत ज्यादा टेंशन बना हुआ है। ये टेंशन क्यों है? द बेसिक टेंशन बिटवीन द टू पिलर्स इज ड्यू टू अपॉइंटमेंट्स। की पॉइंट्स यहां पे जो उठे हैं कि क्या J.S. खेहर साहब बहुत लंबे समय से जो झगड़ा सरकार के साथ चला आ रहा है उसे समाप्ति की ओर ले जा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम से होता है। यह सिस्टम 1990s के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाया था, 3 जजेस केसेस के बाद। भारत सरकार का कहना है दुनिया में कहीं भी जजेस अपॉइंटिंग जजेस कभी नहीं होता है। जजेस नेवर अपॉइंट जजेस, इट इज द एग्जीक्यूटिव दैट अपॉइंट जजेस। ऑल्दो भारत में संविधान ने जुडिशियल रिव्यू की ताकत सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है, संविधान के दायरे में ही सरकारें काम करें, ये ताकत तो किसी भी कानून को मान्य कर सकते हैं। इसीलिए 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिससे कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बना था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस सब पर बोधी बूस्टर पर बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, आप उसको अलग से पढ़ लीजिएगा। बोधी बूस्टर वेबसाइट और इसी का पैरेलल hindi.bodhibooster पे एवरीथिंग इज अवेलेबल। यू कैन गो देयर, स्पेंड योर टाइम एंड गेट डीपर। मैं वो सब अभी आज नहीं कर रहा हूं बिकॉज आई एम हियर लाइव फेस टू फेस टू एक्सप्लेन दीज इश्यूज। जुडिशियल रिव्यू की ताकत है, उसके बाद भी जुडिशरी ने खुद तक ये राइट रख लिया कॉलेजियम के थ्रू कि हम ही अपॉइंट करेंगे।
यूपीए 2 की सरकार ने भी इस प्रॉब्लम को समझा, उसने भी एक कानून बनवाया, वो बाद में सरकार बदल गई। वर्तमान सरकार ने, मोदी सरकार ने एनजैक बना दिया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने उस आयोग को और उस कानून को ही खारिज कर दिया, संशोधन को ही खारिज कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट following due process getting annulled by the Supreme Court is a very major issue. The big issue today is, unless and until these two major pillars of a democracy, 3 पिलर्स होते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, तो अभी जुडिशरी और लेजिस्लेचर से निकला हुआ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दोनों भिड़े हुए, इन्हें आपस में फ्रिक्शन कम करना ही होगा, बिकॉज जस्टिस डिलीवरी इज गेटिंग अफेक्टेड। अब यहां आप सरकार पे उंगली उठा सकते हैं, तो रिवर्स उंगली जुडिशरी पे कैसे उठाई है कुछ एनालिस्ट ने। बहुत सारे बहुत बड़े केसेस, फॉर एग्जाम्पल, शुड आधार बी मैंडेटरी और नॉट, फॉर एग्जाम्पल डिमोनेटाइजेशन, इज इट लीगल और इलीगल, दीज पिटिशंस आर हैंगिंग फायर इन द सुप्रीम कोर्ट। ये लटकी पड़ी हैं याचिकाएं। तो अब जब तक डिसीजन आएगा तब तक तो वो यथार्थ में तब्दील हो चुका है। तो ये जो धीमी गति है, इसको लेके बहुत से लोगों ने बहुत सवाल कई बार उठाए हैं। आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। आगे चलते हैं। इंडियन इकोनॉमी, द NASSCOM, क्या फुल फॉर्म है NASSCOM का, has met the GST Council to express its concern over the multiple complex issues that could cripple the software sector. Complex place of supply, input credit and valuation requirement, multiple registrations, etc., which will become unviable. ये पूरा पॉइंट आप लिखिए। NASSCOM तो भारत का जितना भी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस सेक्टर कंपनीज जो है, भारत की सभी बेसिकली सॉफ्टवेयर कंपनी, सर्विस सेक्टर ये बोलते तो हैं, लेकिन सर्विस सेक्टर की दूसरी कंपनियों का ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व वहां कभी दिखता नहीं है। मेनली इट इज फॉर सॉफ्टवेयर कंपनी। जीएसटी भारत में आने वाला है, सरकार कह रही है हम 1 अप्रैल से ले आएंगे, कई लोग कह रहे हैं कि जुलाई तक या अगस्त तक ही आ पाएगा, और 16 सितंबर के पहले तो लाना ही है। उसके बाद तो सब कुछ लैप्स ही हो जाएगा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। 1 ही साल का उन्होंने दिया, उसके बाद तो टैक्सेशन सिस्टम इनडायरेक्ट खत्म हो जाएगा, सो उसके पहले तो लाना ही है। NASSCOM ने जीएसटी काउंसिल यानी जीएसटी परिषद, जो कि सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उससे मिलकर ये बोला है कि जीएसटी का जो प्रेजेंट पूरा मॉडल है, उसमें यदि आपने प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स को सिंप्लीफाई नहीं किया, इनपुट क्रेडिट और वैल्यूएशन रिक्वायरमेंट्स को सिंप्लीफाई नहीं किया, और मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस की प्रोसेस को सिंप्लीफाई नहीं किया, तो कंपनियों के लिए काम करना अनवायबल हो जाएगा। और इसलिए जीएसटी काउंसिल मस्ट ऑन एन अर्जेंट बेसिस सिंप्लीफाई अ लॉट ऑफ दीज नॉर्म्स, ताकि जीएसटी सही ढंग से अप्लाई हो सके। अब जीएसटी के जो बिल्कुल फाइनल माइक्रो लेवल रूल्स हैं, वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। कंपनियों का ये कहना है, इंडस्ट्री एसोसिएशंस के थ्रू, फिक्की, सीआईआई, एसोचैम, PhD-CCI, इनके थ्रू, you must give us at least 3 to 6 months before we become GST compliant। दुनिया भर में जहां भी GST कोई भी सरकार लाई है, भारत में भी बहुत डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर भयंकर कॉम्प्लेक्स है, इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए ला रहे हैं। हालांकि जीएसटी में क्योंकि एक सिंगल रेट नहीं होकर मल्टीपल रेट्स आ गए हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी गायब नहीं हुई है। हो सकता है 5 साल बाद फिर से पूरा रेडिकली रीस्ट्रक्चर किया जाए, एटलीस्ट द बिगिनिंग इज बीइंग मेड। इंडस्ट्री एसोसिएशंस का कहना है कि भाई साहब ये सब ठीक है, आपने संसद से कानून बना लिया, जीएसटी काउंसिल, हम जीएसटी नेटवर्क पे जाने के लायक हमारी प्रोसेसेस को ठीक करें, इसके लिए वी नीड 3 to 6 months मिनिमम, विदाउट विच वी विल नॉट बी, एंड इट विल बी अ कंप्लीट डिजास्टर फॉर कंपनीज विच आर ऑलरेडी रीलिंग अंडर द पोस्ट डीमोनेटाइजेशन डिमांड स्लम्प। विमुद्रीकरण के बाद मांग में बहुत तेजी से कई क्षेत्रों में गिरावट आई, और यदि तुरंत आप जीएसटी लिया और हमें तैयारी करने का मौका नहीं है, तो फिर तो हम सबका जय श्री राम हो जाएगा। इसलिए कंपनियां बोल रही हैं हमें समय दीजिए। ध्यान रखिएगा, द रीजन दे आर आस्किंग फॉर टाइम इज दिस। और ये तो एक्स्ट्रा टेक्निकल इश्यूज हैं ही, जो बहुत डिस्क्रिशनरी पावर असेसिंग ऑफिसर्स के हाथ में दे के इंस्पेक्टर राज और बाबू राज फिर से ले आएंगे, विच इज डायरेक्टली द गोल ऑफ जीएसटी टू रिमूव, जिसको हटाना जीएसटी का सबसे बड़ा लक्ष्य माना गया है। आई होप दैट इज क्लियर। जीएसटी पर बहुत डिटेल बोधी बूस्टर और हिंदी बोधी बूस्टर पर अवेलेबल है। जिन्हें जीएसटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल मत घबराइए, आप bodhibooster.com पे जाइए, सर्च में जीएसटी टाइप कर लीजिए, पूरी बोधी सामने आ जाएगी, आराम से पढ़िए, हर सवाल का जवाब उसमें मिलेगा। पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, आइए विश्व राजनीति पे चलते हैं। ये लिखते चलिएगा बोधी समीक्षा नोटबुक में,
North Korea is reportedly threatening to develop an ICBM capable of reaching US directly. Trump says, oh, impossible. उत्तर कोरिया धमकी दे रहा है कि हम एक इंटर कॉन्टिनेंटल यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र बना लेंगे जो सीधे अमेरिका जाएगा, मतलब पूरा पैसिफिक पार के। ट्रम्प कहते हैं भूल जा बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। आइए समझते हैं बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच का फर्क क्या होता है। ये लिख लीजिए सबसे पहले तो, नॉर्थ कोरिया के बॉस कौन है पता है ना? एक ही आदमी, एक ही परिवार के हाथ में है, किम फैमिली। 1955 से उन्हीं के हाथ में है। सबसे पहले दादाजी थे, फिर बेटा जी थे और अब पोते जी हैं। पोते जी का नाम हमें बताइएगा। किम परिवार में जो अभी किम जोंग उन है उसके नेता, उनका कहना है कि अब तो मैं आईसीबीएम बना रहा हूँ, सीधा अमेरिका पे ही जा सकती है, तो इसलिए मुझसे दूर रहो, डेटरेंस। बैलिस्टिक मिसाइल्स वर्सेस क्रूज मिसाइल्स, दो तरह की बेसिक मिसाइल, और तीसरा तो फिर रॉकेट होता है। हम गाइडेड मिसाइल्स की बात कर रहे हैं। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स में फर्क क्या होता है? क्रूज मिसाइल्स आर कंट्रोल्ड एट अ माइक्रो लेवल। यू कैन डिसाइड एग्जैक्टली वेयर इट विल गो। इट कैन इवन डू दिस अराउंड द टारगेट। परिक्रमा, आरती उतारेगी टारगेट की, घुसने के पहले ब्रह्मोस कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर द मोस्ट डेंजरस स्ट्रेटेजिक वेपन्स। अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6 आ रही है, जिससे चीन बुरी तरह से हिला हुआ है, और पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया भारत क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है। हा 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 हा, इसके सिवा आप कोई रिएक्शन दे भी नहीं सकते। आई मीन इट्स बियॉन्ड ऑल रैशनल। बैलिस्टिक मिसाइल्स वंस फायर्ड गो स्ट्रेट इनटू स्पेस। वो सीधा अंतरिक्ष में जाती है पहले, एंड देन इट रिटर्न सेवरल टाइम द स्पीड ऑफ अ बुलेट। बंदूक की निकली गोली से कई गुना ज्यादा गति पे उसका जो वॉरहेड है, जो आगे हथियार लगा रहता है, वो आता है अंदर, और उस हथियार में MIRV भी हो सकता है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली प्रोग्रामेबल री एंट्री व्हीकल। यानी 10 से 15 न्यूक्लियर वेपन्स भी हो सकते हैं, जो 10 से 15 टारगेट्स पे एक साथ जा सकते हैं। सो उन्हें रोक पाना नियरली किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इम्पॉसिबल हो सकता है। दैट इज वाई इंडिया इज इन्वेस्टिंग सो मच इनटू डेवलपिंग अग्नि 5, अग्नि 6, क्योंकि उसके बिना चीन और पाकिस्तान को संदेश कभी नहीं जाएगा। ये बिल्कुल मान के चलिएगा। शांति की सारी बातें पंडित नेहरू करके देख चुके हैं, उसके नतीजे हम सब आज तक भुगत रहे हैं। तो ICBM दैट नॉर्थ कोरिया इज प्लानिंग इज प्रिसाइसली दिस। आई होप दैट इज क्लियर। अब ये नॉर्थ कोरिया इतनी अकड़ कैसे दिखाता है? बिकॉज देयर इज अ वेरी टैसिट, साइलेंट बैकग्राउंड सपोर्ट बाय चाइना। उसके बिना नॉर्थ कोरिया ढह जाएगा, और अब वो चाइना के लिए बहुत बड़ी एक मुसीबत और सरदर्द बन चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। In the continuing tussle between the judiciary and executive, the Supreme Court has expressed its surprise over the government's non-acceptance of High Court judges' name due for appointment. थोड़ी देर पहले संविधान और विधि या विधि और कानून में मैंने आपको बताया था कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच जारी संघर्ष में, इसको नोट कर लीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जो नाम कॉलेजियम ने फिर से फॉरवर्ड किए थे, वो सरकार ने फिर से रिजेक्ट किए। बहुत आश्चर्य व्यक्त किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब मैं थोड़ी देर पहले आपको एडवांस में दे चुका हूं। क्या जवाब दिया था मैंने? द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट वी हैव अ प्रॉब्लम विद सर्टेन नेम्स, एंड बिटवीन द लाइन द गवर्नमेंट इज सेइंग प्लीज लेट अस ब्रिंग द NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, थिंग्स विल बी स्ट्रीमलाइन्ड। तो ये फ्रिक्शन थोड़ा सा तीव्र हो गया है। आइए आगे चलते हैं। इसको फटाफट लिख लीजिएगा क्योंकि पहले बहुत डिटेल में समझा दिया है। वर्ल्ड इकोनॉमी। Even as China's President Xi Jinping strengthens his grip on the power locally, he will become the first Chinese president to attend the World Economic Forum meet at Davos. चीन में बहुत कुछ चल रहा है भीतरी रूप। आपको पता ही है चीन में कोई लोकतांत्रिक चुनाव तो होते नहीं। एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। मल्टी पार्टी अलाउड है लेकिन कोई बन नहीं पाती है। कम्युनिस्ट पार्टी इंटरनली अपने चुनाव खुद करती है, विच इज अ वेरी लार्ज हॉर्स ट्रेडिंग, जैसा कि कई अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाएं बताती हैं। इन द पास्ट 2 years, the present head of state, Xi Jinping, has consolidated power dramatically. And for the first time, a Chinese president will now go and attend World Economic Forum. तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। 2 तरीकों से ये खबर बहुत बड़ी है। World economy is growing very slowly. India is a big ray of hope.
कई लोग कहते हैं डिमोनेटाइजेशन नहीं आता तो इंडिया उतनी से ग्रो करता है। सरकार कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अच्छे से ग्रो होगा, आप बजट के लिए वेट तो करें और देखें हम बहुत कुछ करने वाले। बेसिक इनकम स्कीम भी भारत सरकार सिटीजन के लिए ला सकती है। इस तरह की बातें भी हो रही हैं। बहुत ही ड्रामेटिक समय में हम जी रहे हैं। एक चाइनीज़ कहावत है ना, मे यू लिव इन वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, तो कई बार वो आशीर्वाद और कई बार अभिशाप का काम करती है। सो बिकॉज द वर्ल्ड इकोनॉमी इज ग्रोइंग वेरी स्लोली, सो इंजन्स ऑफ ग्रोथ लाइक चाइना, इंडिया बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी। और ऐसे में शी जिनपिंग साहब ने बोला है कि मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जाऊंगा। दिस इज एन अटेम्प्ट टू प्रोजेक्ट अ वेरी पोलाइट हार्मोनियस इमेज ऑफ द चाइनीज स्टेट, कि हम सबसे मिलके रहना चाहते हैं और हम सबके साथ मिलके तरक्की करना चाहते हैं। ये मैसेज वो देना चाहते हैं। भगवान करे ऐसा ही हो, ऑल्दो भारत का अनुभव इससे थोड़ा सा अलग रहा है। इंडियन इकोनॉमी, द नीति आयोग has sought up to 3 times social sector spending, health and education by reducing other mega subsidies. Meanwhile, the RSS economic wing has been questioning नीति आयोग's contribution. नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फुल फॉर्म पता है ना, NITI का, जो प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके बनाया गया था। तो भारत को परिवर्तन करने का राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसने ये कहा है कि जो बहुत बड़ी बड़ी सब्सिडीज अभी हम दे रहे हैं उन्हें ख़त्म किया जाए, कम किया जाए, रैशनलाइज किया जाए, उसको युक्ति युक्त किया जाए, तर्कसंगत किया जाए, और सोशल सेक्टर यानी हेल्थ और एजुकेशन को 3 गुना उस पर खर्च बढ़ाया जाए, क्योंकि भारत का लॉन्ग टर्म ह्यूमन पोटेंशियल यहीं से बनेगा। ये नीति आयोग का कहना है। एट द सेम टाइम द इकोनॉमिक विंग ऑफ RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हैज बीन क्वेश्चनिंग कि आखिर 2 साल में नीति आयोग ने कंट्रीब्यूट क्या किया। तो आपको पता ही है, नीति आयोग के चीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसे प्लानिंग कमीशन के हुआ करते थे, और जो असली काम है वो उसके वाइस चेयरमैन करते हैं। तो नीति आयोग के भारत के वाइस चेयरमैन कौन है? पनगड़िया साहब। मिस्टर पनगड़िया इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग एंड द CEO इज मिस्टर अमिताभ कांत, हु वाज आल्सो द ब्रेन बिहाइंड मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा, बहुत काम आएगी। अब ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं और आप लिख भी रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ बोधी समीक्षा नोटबुक में, बहुत फ़ायदा होता है लिखने का, वो आप करो तो समझ में आएगा। रिमेंबर, बेसिक इनकम स्कीम फॉर सिटीजन्स, वो अब धीरे धीरे रूमर उड़ रही है कि सरकार लाने वाली है। उसके लिए सब्सिडीज रैशनलाइजेशन विल बी द मोस्ट क्रूशल स्टेप। तो ये उसको उस कंटेक्स्ट में ही देख के समझना आप। आई होप दैट इज क्लियर। वो स्कीम जब आएगी तब और बहुत बात करेंगे। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैंने आपको बताया विदेश मंत्री, makes the passionate speech to remind Israel of US's support over many years and Israel's long approach regarding settlements in the West Bank and a two-state solution being the only guarantee of peace. बहुत बड़ी खबर है ये मिडल ईस्ट में, जो कि एक बहुत बड़ी खिचड़ी, एक नूडल है, हर कोई हर किसी से उलझा हुआ ऐसा लगता है कई बार। ये उसके कंटेक्स्ट में, इसको कंप्लीट कर लीजिए, लिख लीजिए। सबसे पहले लिख रहे हैं ना? ओके, समझ लीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले और उसके दौरान हिटलर इन जर्मनी हैड कैरिड आउट अ कैंपेन ऑफ मास इरेडिकेशन ऑफ जूस। यहूदियों को पूरा नस्लीय संहार, जीनोसाइड, GENOCID किया गया था। उसी के बाद इजराइल नामक देश दुनिया भर के यहूदियों को अपना होमलैंड दिया गया। जो पैलेस्टीनियन अरब वहां रहते थे, द पैलेस्टीनियन अरब्स हु यूज्ड टू लिव इन दैट रीजन, उनसे वो जमीन लेकर इजराइल बनाया गया। और तब यह वादा किया गया था कि देयर विल बी 2 डिफरेंट स्टेट, वन वुड बी द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन राज्य, एंड द अदर वुड बी द ज्यूइश स्टेट ऑफ इजराइल। बट इजराइल हैज नॉट allowed the creation of 2 states. This story is far more complex than what I have just said, but in a limited time this is how the gist can be presented. America has guaranteed security to Israel, just like it has guaranteed security to Taiwan, to Japan. That is what Pax Americana after Second World War is all about. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने इजराइल को, ताइवान को, जापान को पूरी तरह से अपनी सुरक्षा में रखा हुआ है। और नेटो इज वन मोर इंस्ट्रूमेंट विथ विच यूरोप इज एंश्योरिंग पीस, जिसके अब दुष्परिणाम रूस की आक्रामकता के जरिए आ रहे हैं, क्योंकि बाल्टिक देश वहां यूरोप में चले गए और उनको रूस के प्रति बहुत ही बड़ा एक कॉज इफेक्ट रिएक्शन एक्शन चलता ही रहता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में।
Israel has not been very compassionate and considerate about the two-state solution, which is the only permanent solution. This is what America's foreign Secretary of State and Foreign Minister John Kerry said. हाल ही में यूनाइटेड नेशन में इजराइल की आलोचना का प्रस्ताव आया था और उस पर अमेरिका ने कुछ नहीं कहा। तो ये सब आई कहां से कहानी? तो इजराइल ने आरोप लगाया कि अमेरिका तो धोखा दे रहा है हमें। तब जॉन केरी ने बहुत खूबसूरत भाषण दिया था, आपको यूट्यूब पे मिलेगा, जरूर देखिएगा। और उन्होंने इजराइल को याद दिलाया कि आप हम पे आरोप तो लगा रहे हैं, यू आर अब्यूजिंग अस टुडे, यू हैव फॉरगॉटन व्हाट वी हैव डन फॉर यू इन द पास्ट 6 डेकेड्स। और उन्होंने और फिर उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कहा कि यदि आप फिलिस्तीनियों की आवाज को ऐसे ही दबाते चले जाएंगे तो कभी शांति होगी नहीं, तो ताकत के दम पे आप थोड़ी उसको कर पाओगे। बिल्कुल यही लॉजिक पाकिस्तान द्वारा बलूचिस्तान को जिस तरह हथियाया गया उस पर भी लागू होता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के 45% से बड़े भूभाग पर स्थित है, ये कभी मत भूलिएगा। समझ में आ गया आपको? फिर से वर्ल्ड पॉलिटिक्स। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सेज नो वन इन चाइना इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम करप्शन स्क्रूटिनी, ही हैज लेड अ स्ट्रांग एंटी करप्शन कैंपेन। ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। क्यों? चीन में वन पार्टी रूल है। चीन के 135 करोड़ लोग चुपचाप उस पार्टी के शासन को बर्दाश्त करते हैं, हालांकि बहुत शिकायतें, प्रदर्शन भी होते हैं। 2012 में जब हू जिनताओ साहब गए और शी जिनपिंग आए, तब जिनपिंग साहब को यह बिल्कुल साफ पता था दैट करप्शन इज वाइड स्प्रेड एंड पीपल आर वेरी एंग्री, एंड द ओनली थिंग विच कुड हैव टॉपल्ड द कम्युनिस्ट पार्टी फ्रॉम विद इन, जो सत्ता पूरी बदल सकती है, तख्ता पलट, कू, चीन की 135 करोड़ जनता यदि कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ खड़ी हो गई, उसमें से 10 करोड़ कम कर देना उनके मेंबर्स की संख्या और 25 लाख और कम कर देना पीएलए की संख्या, तो जो 133 करोड़ लोग हैं वो यदि खड़े हो गए तो पूरी कम्युनिस्ट पार्टी का भट्टा बढ़ जाएगा। दुनिया में बड़े बड़े तख्ता पलट हुए हैं। अरब स्प्रिंग में देख लीजिए, इजिप्ट में होस्नी मुबारक की सरकार चली गई, लीबिया चला गया। तो ये कहना कि कोई परमानेंट है, द ओनली डेस्टिनी ऑफ एनी एम्पायर इज टू अल्टीमेटली कोलैप्स, ये बात जिनपिंग साहब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया? एंटी करप्शन। बड़े बड़े धुरंधर सब जेलों में पड़े हुए हैं चीन में। भारत में इंडियंस यदि दिली दिल में कुछ एक मांग आज भारत सरकार से सभी कर रहे हैं आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, जितने भ्रष्टाचारी सिविल सर्वेंट्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, सबसे बड़ी बात पॉलिटिशियंस हैं, इन पे कार्यवाही कब होगी? अभी तक होना शुरू नहीं हुई है। यदि कर देंगे तो वर्तमान नेता बहुत लंबे समय तक उसका पॉलिटिकल माइलेज ले पाएंगे, लेकिन वो बहुत मुश्किल है भारत में करना, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट सिस्टम। इसीलिए बेनामी प्रॉपर्टी लॉ वगैरह लाया गया था। तो व्हेन यू रीड अबाउट अ न्यूज लाइक चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उसको भारत से कनेक्ट करके मैंने बताने का प्रयास किया। बेनामी प्रॉपर्टी पर आपको बोधी बूस्टर और हिंदी बोधी बूस्टर पे कंप्लीट जानकारी मिलेगी, अच्छे से पढ़िएगा। सर्च फंक्शन लगा के आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कैसे ढूंढ सकते हैं? इस तरह ढूंढ सकते हैं। आप बोधी बूस्टर पे जाएंगे तो यहां आपको ये सर्च का बटन दिख रहा है राइट साइड में। ये जो सर्च का बटन राइट साइड में है, इसको क्लिक करते ही इस तरह का सर्च खुलेगा। जब आप इसमें बेनामी डालेंगे तो बेनामी प्रॉपर्टी जिस जिस बोधी में रेफरेंस्ड होगी, फॉर एग्जाम्पल इस बोधी में है, ये बिल्कुल साफ हो जाएगी। इसे आप ओपन कर लीजिए। जब आप इस बोधी को ओपन करेंगे, बोधी यानी आर्टिकल, तो इसमें आपको हिंदी की लिंक्स अंदर ही मिलेंगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो पैरेलल हिंदी भी खुल जाएगा। सब चीजें हिंदी और इंग्लिश में एक साथ देने वाला बोधी बूस्टर अकेला इस तरह का पोर्टल है। इसका पूरा पूरा लाभ आप लेते चलें। आई होप आप ले रहे हैं इसका लाभ, लेते चलिए इसको। अभी तो बहुत एनरिच करेंगे। जर्नी हैज जस्ट बिगन ऑन बोधी बूस्टर। आई होप दिस इज क्लियर। ग्रेट, आगे चलें। आखिरी के दो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स। बशर असद गेन्स होल्ड ओवर सीरिया अलेप्पो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अनलाइकली टू हैव अ मेजर से इन अफेयर्स। तो सीरिया में जिस तरह का हत्याकांड पिछले 5 सालों में हुआ है, छोटे छोटे बच्चे अपना सब कुछ गवा चुके हैं, पूरे परिवार तबाह हो गए, क्योंकि सीरिया, या पॉइंट लिखते चलिए, पैरेलल सुनते चलिए, समझते चलिए, विश्व की सभी बड़ी ताकतों का एक प्लेग्राउंड बन के रह गया। Almost all the big powers of the world, including the US and USSR, यानी आज का रशिया, Russia supported Bashar Assad directly, Iran supported Bashar Assad directly,
US supported the rebels initially and then it is said alleged that dumped him. तुर्की भी बीच में घुसा हुआ है, सब अपने अपने मोहरे, और उस सब के बीच में सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड इस्लामिक स्टेट। इस सब के बीच फाइनली बिकॉज ऑफ वेरी एक्टिव हेल्प फ्रॉम रशिया, मिलिट्री हेल्प, बशर असद हैज बीन एबल टू गेन कंट्रोल ओवर अलेप्पो, सेकेंड बिगेस्ट सिटी देयर। लेकिन अब उनके हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि वो प्रैक्टिकली सीरिया तबाह हो चुका है। इसको लेकर यूनाइटेड नेशंस में अनेकों रेजोल्यूशन पास हो चुके हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी ट्रेजिडी की एक स्टोरी रही है। ध्यान रखें, इस पे बहुत अच्छा आपको रीडिंग मटेरियल और डाउनलोडेबल मटेरियल यहां मिलेगा। इफ यू विल कम टू बोधि रिसोर्सेस पेज, ये है बोधि रिसोर्सेस पेज, यहां पे आपको सीरियन क्राइसिस पे भी कंटेंट मिलेगा। ये सब फ्री रिसोर्सेस हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए। द टीम इज वर्किंग वेरी हार्ड टू ब्रिंग टू यू ऑल दिस। आई होप टू हैव योर लव एंड अफेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। मिलेगा ना भाई? ओके, द लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिव्यू फॉर टुडे। Indian economy. Over 65 lakh income tax non-filers for 2015-16 identified by authorities who have indulged in high-ticket transactions. Action is now expected. ये एक बहुत बड़ी खबर जो बताई गई थी कुछ समय पहले, अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। 65 लाख लोग ऐसे ढूंढ के निकाले गए जिन्होंने बड़ी खरीदें की और रिटर्न नहीं भरे हैं, और उसके साथ ही जिन्होंने बड़े सस्पिशियस ढंग से जनधन खातों का यूज किया, उन पर अब कार्रवाई की उम्मीद है। ये कहाँ फेल हो सकती है खबर, वो समझ लीजिए। ये तो आप लिखते ही चलिए। This entire thing can fail because the CBDT has been perpetually understaffed. Central Board of Direct Taxes में स्टाफ की हमेशा कमी रही है, and because of this sudden huge workload post demonetization, it will be too much to expect that every single case will be scrutinized. It is not possible. कोई चाहता भी नहीं है। भारत सरकार सबसे बड़े डिफॉल्टर्स को यदि पकड़ ले, and that will include government officials and politicians first of all, sadly, a lot of goodwill can be generated. देखते हैं। ये हमारे आज के सभी प्रमुख करंट अफेयर्स रिव्यू थे। आप हमें सजेशन पेज पे, जो आपको एंड में दिखेगा, उसकी लिंक भी मिलेगी, हमें जरूर बताएं, और चैट बॉक्स में तो आप बता ही रहे हैं, और हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। यदि हमारे लिए संभव हुआ तो हम अवश्य करेंगे। हमारा बोधि समीक्षा, दिस एब्सोल्युटली फ्री रिव्यू ऑफ करंट अफेयर्स आपको कैसा लगा हमें बताते चलिए। Bodhi Booster Knowledge Portal has a huge range of services, explore and use, and all those who are interested in super rich learning resources enroll for Bodhi Booster Premium. Remember, it is a part and parcel of PT's IAS Academy's UPSC Self Prep course. जो लोग IAS Academy के Self Prep कोर्स में एनरोल करते हैं, बोधि बूस्टर प्रीमियम उन्हें ऑटोमेटिकली मिल जाता है। हिंदी में सब कुछ समानांतर उपलब्ध है। उम्मीद करते हैं कि बोधि समीक्षा का ये सत्र आपको बहुत अच्छा लगा। हमें तो बहुत मजा आया, इसके पीछे बहुत मेहनत जा रही है। अब इससे जुड़े कुछ भी डाउनलोडिंग से संबंधित पीडीएफ्स और होंगे तो समीक्षा के ही पेज पे, जहां पे आपने ये देखा है, यदि आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं कोई बात नहीं, समीक्षा का पेज हमने शुरू में लिंक दिखाई थी, वहां जाके आपको डाउनलोड के बटन भी मिल जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस भी मिलेंगे, और हर 15 दिन में आपसे भेंट होती रहेगी। अभी के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।